नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। अभय चौटाला की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले जल्द सभी मुकदमे वापस लें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गांव से सत्ता के गलियारे की तलाश, यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीति, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, राहुल गांधी का मन की बात पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मन की बात की जगह कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अभय चौटाला की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले जल्द सभी मुकदमे वापस लें। जी हां दोस्तों, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लुटेरों के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। कोरोना की बीमारी पर काबू पाने के बजाय किसानों को बार बार उकसाने के जो घटिया पैतरे वह अपना रही है, इन्हें बंद करे। सरकार कई बार किसानों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज कर चुकी है। हिसार में किसानों व महिलाओं को लाठियां मारी गई, इतने भी इनको सब्र नहीं पड़ा तो किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। फिर जब वहां लाखों किसान इकट्ठा हुए तो इन्होंने केस वापस लिए। इन्होंने कहा कि कोरोना के समय में सरकार जानबूझकर किसानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर रही है। पूरे देश में जब काले कानूनों के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया जा रहा था, तब भी इन्होंने जानबूझकर किसानों को परेशान किया। ये लोग बार बार हरियाणा के किसानों को टारगेट कर रहे हैं। खासकर सिरसा में जो किसानों पर केस दर्ज किए हैं, केसों के जरिए ये बार बार किसानों को उकसा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो हिसार से भी बड़ी संख्या में लोग सिरसा पहुंचेंगे। हिसार में तो ट्रेलर भर था, सिरसा में पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि पहले थूक दो और फिर उसे चाट लो, इस सरकार की यह आदत बन गई है। सरकार को सिरसा में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लेने होंगे, वरना सरकार का सिरसा में आना तो दूर, सिरसा की तरफ मुंह करके सोना भी मुश्किल हो जाएगा। किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। हरियाणा को दबाने की सारी कोशिश नाकाम कर देंगे। इस तरह के फर्जी मुकदमों से सरकार किसानों को डरा नहीं सकती। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे और किसानों की मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के सारे हथकंडों का कड़ा जवाब देते रहेंगे। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस षड्यंत्र के तहत किसानों पर लाठियां बरसाई हैं और अब सिरसा में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में गठबंधन सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार मुकदमे दर्ज करके किसान आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती और न ही उन्हें डरा सकती है। किसानों से पहले इनेलो के सभी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने और जेल भरो आंदोलन का आगाज करने के लिए एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिशीघ्र सभी मुकदमे वापस लेने होंगे, अन्यथा बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। सरकार यह बात अच्छी तरह से जान व समझ ले कि किसान पहले छेड़ता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। किसान हर कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करके लड़ना बखूबी जानता है और तमाम मुश्किलों को सहकर भी आगे बढ़ना उसके जीन्स में है। इसलिए सरकार किसानों पर अपनी ताकत आजमाना छोड़ दे। मेरी हरियाणा सरकार को यह चेतावनी है कि वह किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को जल्द से जल्द वापस ले। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार से मांग करता हूं कि 3 काले कानूनों को वापस ले और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी मांगों को पूरा करने के साथ साथ एमएसपी का लिखित कानून। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाँव से सत्ता के गलियारे की तलाश, यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव और उसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई गाँव में मौतों से लोग दहशत में हैं। गाँव में न लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है और न ही उनकी बेहतर देखभाल हो पा रही है। कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न सिर्फ घेरा है, बल्कि गांव के गलियारों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के विजेताओं को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं। इन चिट्ठियों में प्रियंका गांधी ने उनको बधाई देते हुए कोविड की इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी की बड़ी हलचल से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कभी चिट्ठी के माध्यम से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदारों से सवाल करती है, तो कभी वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना में जान गंवाने वालों के घर जाकर उनका हालचाल लेती हैं। इस बार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गांवों के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखनी शुरू की है। यह चिट्ठी कांग्रेस के कार्यकर्ता और ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से ऐसे विजेताओं को पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी का संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के गांव में जिस तरीके से योगी सरकार ने लापरवाही बरती और गांव में लोगों की लगातार मौतें हो रही होती हैं,
हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रहा। इस दौर में कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि कदम कदम पर फेल होने वाली योगी सरकार के लिए अब गाँव के लोगों को जानना और समझना होगा कि भाजपा नेता सिर्फ अपनी और अपने नेता की छवि को चमकाने में लगे हुए हैं, न कि उनकी जान को बचाने में। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने नवनिर्वाचित प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर चलने की अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस वक्त गांव में योगी सरकार के प्रति लोगों की जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं को इस बात का अंदाजा है, अगर गांव के लोगों की नाराजगी भाजपा सरकार से बढ़ रही है तो उनके पास विकल्प के तौर पर कांग्रेस जैसी पार्टी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सक्रियता को गाँव के गलियारों में बढ़ा दिया है। प्रियंका गांधी की सक्रियता का नतीजा है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गाँव में सक्रिय हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीति, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, राहुल गांधी का हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच हुआ। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से कुछ मिनट पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीयत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि टीकाकरण की जो गति अभी चल रही है वह यदि इसी प्रकार चलती रही तो उसके पूरा होने में 3 साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण कोरोना की दूसरी लहर आई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मिलकर कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और ऐसे समय में राहुल गांधी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा था, यह देश और देश की जनता का अपमान है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के मुख्य सचिव को वापस बुला सकता है केंद्र, पर इनकार कर सकती है ममता। जी हाँ दोस्तों, पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और कानून के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का पालन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्य मुक्त करने से इनकार कर सकती है। दरअसल केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री की ओर से महज 15 मिनट में निपटाने से पैदा विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया। इससे कुछ दिन पहले राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था। भारत सरकार के पूर्व सचिव जवाहर सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे तबादलों को कंट्रोल करने वाले अखिल भारतीय सेवा नियमावली को विनम्रता से जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए एक तरफा तरीके से आईएएस या आईपीएस अधिकारी का तबादला करना मुश्किल है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि संघ के भीतर दूसरे सरकार के अधीन है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के नियम 6(1) के तहत किसी राज्य के काडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति केंद्र या अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेना नियम 1954 के तहत कोई असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है या संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती है। सरकार ने कहा, हालांकि समस्या केंद्र सरकार के लिए यह है कि उसने ना तो पश्चिम बंगाल सरकार की और ना ही बंदोपाध्याय की सहमति ली, जो ऐसे तबादलों में आवश्यक मानी जाती है। जवाहर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाईकोर्ट के जरिए कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि केंद्र ने दोनों मंचों पर कैविएट दाखिल किया है। यह वह तरीका है जिसमें सामान्य समझ महत्व रखता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ घोष ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री तत्काल अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करने का फैसला करती है तो कानूनी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। घोष ने कहा कि मुख्य सचिव सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस बोली, यह सरकार देश के लिए हानिकारक, हर मोर्चे पर हुई विफल। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि यह सरकार देश के लिए हानिकारक है क्योंकि वह हर मोर्चे पर विफल हुई है और इसने लोगों के भरोसे को तोड़ा है। पार्टी ने कहा, सच तो यह है कि मोदी सरकार के 7 साल 140 करोड़ लोगों के देश के लिए अथाह पीड़ा, अथाह तबाही और अथाह
कष्ट की कहानी है। विपक्षी पार्टी ने इस मौके पर सरकार की ओर से की गई 7 बड़ी भूलों का एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने का आरोप लगाया गया है। इसमें सरकार की प्रमुख असफलताओं के तौर पर गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और कोविड-19 कुप्रबंधन को गिनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीयत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। गांधी की यह टिप्पणी उस दिन आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 7 वर्ष एक सरकार द्वारा अभूतपूर्व बर्बादी, जिम्मेदारियों के त्याग और भारत के लोगों का परित्याग किए जाने की कहानी है, जिसे पूरा प्रेम एवं स्नेह दिया गया। उन्होंने कहा, यह सरकार देश के लिए हानिकारक है क्योंकि इसने भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जताए गए लोगों के भरोसे एवं सहज विश्वास के साथ छल कर रही है। सुरजेवाला ने कहा, यह उस सरकार द्वारा 140 करोड़ भारतीयों के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है, जिसे असंख्य वादों पर चुना गया है। 7 वर्षों के बाद सबका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। यह पूछने का वक्त आ गया है कि देश क्यों पीड़ा में है। कांग्रेस 4.5 मिनट का एक वीडियो भारत माता की कहानी भी लेकर आई है, जिसमें पिछले 7 वर्षों में सरकार की विफलताएं गिनाई गई हैं। सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, सच तो यह है कि मोदी सरकार के 7 साल 140 करोड़ लोगों के देश के लिए अथाह पीड़ा, अथाह तबाही और अथाह कष्ट और दर्द की कहानी है। उन्होंने कहा, महामारी के बीच मोदी सरकार ने अपने लोगों का परित्याग कर दिया है और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को त्याग दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबी पर हमला करने के बजाय गरीबों, मध्यम वर्ग और हाशिए पर रहने वालों पर हमला करने की दोषी है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने आज एक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी आर्थिक मंदी में तब्दील कर दिया है। बेतहाशा महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, जिसमें 70 साल में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए और सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर के पार जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर अक्षम्य समझौता करने की दोषी है। मोदी सरकार ने हमें केवल दर्द और पीड़ा दी है और उसने इस देश में लोकतंत्र की हर व्यवस्था का नाश किया है और हमें एक राष्ट्र के तौर पर इसे बहाल करने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक ही शर्त पर वापस हो सकता है किसान जब तीनों कानून रद्द होंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत हैं। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और न वापस घर जाएंगे। ट्विटर पर लिखते हुए राकेश टिकैत ने कहा है, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो। किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है, किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में राकेश टिकैत ने कहा है, इस आंदोलन में पूरे देश के किसान एकजुट हैं, दवाओं की तरह अनाज की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को भी आगाह किया है कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन को और अधिक तेज कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा है, देश भर में आंदोलित किसानों पर कहीं भी किसी भी किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए तो आंदोलन को देशव्यापी धार दी जाएगी। इससे पहले भी राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को हटाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि आंदोलन जब तक भी करना पड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना है। इस आंदोलन को भी अपनी फसल की तरह सींचना है, समय लगेगा, बिना हिंसा का सहारा लिए लड़ते रहना है। कल राकेश टिकैत ने कहा था कि रोटी तिजोरी की वस्तु न बने, इसलिए किसान 6 माह से सड़कों पर पड़ा है। भूख का व्यापार हम नहीं करने देंगे और आंदोलन की वजह भी यही है। आंदोलन लंबा चलेगा, कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस चले जाएं, मगर सरकार कृषि कानूनों पर वापस होती नजर नहीं आ रही, जिस कारण ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस दिशा में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बटाधार, मोदी सरकार के 7 साल पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार और बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया गया है। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत घाव दिए हैं जो अब नासुर बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार है, कमर तोड़ महंगाई है, अर्थव्यवस्था का पटाधार हो गया, इसीलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने कोई इंसानियत और मानवता, आत्मनिर्भर तक
आत्मनिर्भरता वैश्विक मान सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास और सम्मान खो दिया है, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि केवल मैं ही महान। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल में हमने क्या पाया, सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, फरेब और जुमलों की छाया, गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां। उन्होंने कहा कि क्या यह सब मेरी भारत माँ के संस्कार और संस्कृति हो सकते हैं? नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा निरर्थक बात से कोरोना खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब से कुछ देर में पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू होंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रसारित होने से पहले ट्वीट कर कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। वह कई बार मोदी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। गुरुवार को उन्होंने मोदी सरकार के अच्छे दावों पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी कोरोना वायरस और वैक्सीन की कमी पर चर्चा कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल के दाम 100 के पार, सीएम गहलोत बोले महामारी में मुश्किलें बढ़ा रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देश के कई शहरों में पिछले एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं डीजल के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 104 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी कई शहरों में पेट्रोल के दाम में तेजी आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, जिससे राज्यों को हिस्सा मिलता था। वहीं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर अपनी जेब भर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में आम आदमी अपनी आमदनी कम होने से परेशान है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार महंगाई से उसकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि पेट्रोल डीजल पर मिलने वाले टैक्स से ही केंद्र सरकार की 1/3 कमाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जबकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद थी, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस साल के बजट में नया टैक्स लगाने से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गए, जिससे ईंधन के दाम में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इससे दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं और लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान 5 जून को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चों ने शनिवार को कहा कि किसान 5 जून को भाजपा सांसदों और विधायकों के कार्यालयों के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। पिछले साल इसी दिन अध्यादेश लागू किए गए थे। अध्यादेश लागू होने के बाद पिछले साल सितंबर में संसद में तीनों कानून पारित किए गए और बाद में राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी। केंद्र के तीनों कानूनों को वापस लिए जाने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल 40 से ज्यादा किसान संगठनों के नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। पिछले साल सरकार ने 5 जून को ही अध्यादेश के तौर पर किसान विरोधी कानूनों को प्रस्तुत किया था। किसान संगठन ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 जून को देश भर में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। हम नागरिकों से भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की अपील करते हैं। इसे जन आंदोलन बनाया जाए और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। प्रदर्शनकारी किसानों ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और कृषि, किसानों और गांव के विकास में उनके योगदान को याद किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक पंजाब के दोआबा से किसानों का एक बड़ा जत्था शनिवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचा है और आगामी दिनों में कई और किसानों के आंदोलन से जुड़ने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की 2 साल में 24% गिरी रेटिंग। आधे लोगों ने माना कोरोना की दूसरी लहर सही से न संभाल सके पीएम, सर्वे में दावा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। यह दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी सही से संभाल नहीं पाए। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने कहा कि सरकार उनकी आशाओं पर 2 साल में खरी उतरी या फिर उससे आगे निकली।
21% नागरिकों का कहना था कि केंद्र ने उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर काम किया, जबकि 30% ने माना कि सरकार ने उनकी आस पर खरी उतरी। यह पोल बताता है कि मोदी सरकार की सिटीजन रेटिंग में कमी आने की वजह कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से न संभाल पाना रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा एनएसए के तहत हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी पर किए गए कमेंट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जब रामदेव ने कहा किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट कर सके। शुक्रवार को चंपावत कांग्रेस के जिला पूरन कठायत व सूरज प्रहरी के नेतृत्व में कांग्रेसी हाथों में तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रामदेव के बयान को लेकर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो और पतंजलि में बनने वाले उत्पादों की जांच की जाए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले 1000 करोड़ के मानहानि की नोटिस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।